उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी अब उन सीट्स पर अपनी प्लानिंग मजबूत कर रही है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। और इसके लिए अब 2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज जमीन पर उतारी जा रही है। साथ ही पश्चिमी यूपी की चुनौतीपूर्ण सीटों पर खुद भूपेंद्र चौधरी पार्षदों और मेयरों के साथ मंथन कर रहे हैं, जिसका सीधा संदेश ये है कि पूरब से पश्चिम तक अब बीजेपी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। और इस रणनीति के तहत मैनपुरी में भी कमल खिलाने की तैयारी है। साथ ही 2024 के रण में बीजेपी का फोकस रामपुर और आजमगढ़ पर भी है। वहीं समाजवादी पार्टी की सीट संभल और मुरादाबाद के लिए भी खास प्लान तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, अमेठी के बाद बीजेपी की नजर अब रायबरेली पर भी जाकर टिक गई है। उन हारी हुई सभी 14 सीटों पर फिर से भगवा लहराने की तैयारी है, जहां पर पिछली बार प्रदर्शन कमजोर रहा था। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बीजेपी का 24 वाला वार रूम तैयार हो गया है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक नेताओं को टास्क मिल गया और इस फॉर्मूले पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल से हुई है, जो अंजाम पश्चिमांचल में दिया जाएगा। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मामूली अंतर से मेरठ हापुड़ सीट जीत सकती थी, जहां अब भी बड़ी चुनौती है। वहीं मुजफ्फरनगर और कैराना के चुनावी समीकरण बीजेपी की धड़कन बढ़ा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, जहां मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद के पार्षदों और मेयर को मंत्र दिया जा रहा है। 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां हमारे माननीय सांसद नहीं है। हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन के काम, संगठन का दुरुस्तीकरण और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी सीटें जीती थी 14 वो भी जीतेगी, और जो 66 हमने पिछली बार जीती थी वो भी जीतेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश की 100% सीटें जीतेगी। बीजेपी अपने डबल गेम प्लान से 24 में विपक्ष को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है, जिसके लिए नए नए समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और इन सीटों पर क्षेत्रवार की तैयारी चल रही है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। मैनपुरी में कमल खिलाने की प्लानिंग, रामपुर और आजमगढ़ पर खास फोकस, रायबरेली और अमेठी पर भी नजर। यानी जिन सीटों पर विपक्षी पार्टियां फिलहाल मजबूत स्थिति में है, उन सीटों को जिताने के प्लान पर बीजेपी का खास फोकस है। साथ ही विपक्ष के कब्जे वाली 24 लोकसभा सीटों पर 2024 में कमल खिलाने के लिए बूथवार रणनीति भी तैयार हो गई है। ऐसे में पूर्वांचल को लेकर बीजेपी लगातार संपर्क अभियान, लगातार प्रचार कर रही है और न केवल बीजेपी बल्कि उसके सहयोगी दल भी लगातार यहां पर एनडीए की जमीनों को मजबूत कर रहे हैं। यानी पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक बीजेपी का प्लान लॉक हो चुका है, जिस पर 2.5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज उतारी जा रही है और उन नेताओं की भी ड्यूटी लगाई जा रही है जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, ताकि उन वोटर्स को भी साधा जा सके जो अब तक समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के कट्टर समर्थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी बीजेपी पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक खास रणनीति पर काम कर रही है। अगर 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 सीटों में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। पश्चिमी यूपी में एसपी और बीएसपी को 4-4 सीटें मिली थी। वहीं वेस्ट यूपी में वोटों के समीकरण को समझे तो पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट मतदाता हैं। कई सीट्स पर जाट वोट बैंक का अच्छा खासा असर भी है। इन सीट्स पर जाट जीत और हार तय करते हैं और 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। और यही वजह है कि आज भूपेंद्र चौधरी मेरठ के दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने पार्षदों और मेयरों को जमीन पर उतरने का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी संग्राम में अब योगी की योद्धा ताल ठोकने की तैयारी में है। खासकर उन सीट्स पर योगी के मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है जहां पर बीजेपी को कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देंगे।
साथ ही बीजेपी के कमजोर क्षेत्र में भी सीएम योगी रोड शो कर सकते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी की डिमांड काफी बढ़ गई है और यही वजह है कि एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार करेंगे। 2024 में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में है। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। एमपी में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के तमाम मंत्रियों को दी गई है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ ही कमान यूपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। इन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होंगी। वहीं यूपी के बागी दिग्गज मंत्री और पदाधिकारी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की ड्यूटी इन दोनों राज्यों में लगाई गई है। दरअसल चुनावी प्रबंधन की कमान से लेकर और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। इनमें अगर हम बात करें तो कई योगी सरकार के मंत्री हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनाव में लगाई गई है। दरअसल यूपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यूपी मॉडल का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद रण में सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। पार्टी उनकी भूमिकाएं विभिन्न अवसर पर तय करती है। वर्तमान में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जो मंत्री के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, सांसद के रूप में, पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सभी राज्यों के चुनावों में करती रही है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एमपी दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश एमपी और राजस्थान की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव ने इस जंग को नया रंग दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव आज भले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के घर खाना खा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने वो चाल चल दी है जिससे विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट पर खुद चुनाव लड़ना चाहती और ऐसे में गठबंधन साथी कांग्रेस को सिर्फ
शहरी सीट ही देने की तैयारी में है। अखिलेश यादव को जहां हार का डर सता रहा है, सिर्फ उसी सीट को वो कांग्रेस पार्टी को देने का मन बना रहे हैं। यानी यूपी की 17 से 18 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, उसे गठबंधन साथी की झोली में डालने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी यूपी में 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 20 सीट ही लगेंगी। तो फिर जयंत और पल्लवी पटेल को कितनी सीट मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आदिवासी का आंगन, जमीन पर भोजन और विधानसभा के साथ लोकसभा के मिशन में जुटी समाजवादी पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के साथ अब मध्य प्रदेश पर टिकी है और कोशिश दलित आदिवासी वोट बैंक में पकड़ बनाने की है। तस्वीर भले ही मध्य प्रदेश की हो, लेकिन अखिलेश का संदेश उत्तर प्रदेश तक दिया जा रहा है और गठबंधन साथी को वो प्लान समझाया जा रहा है जिससे समाजवादी के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी अब अपने थिंक टैंक के साथ इस बात पर चर्चा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि घोसी में कांग्रेस का साथ और बागेश्वर में कांग्रेस से जंग अब कलह कलेश का रंग ले चुकी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच अब तक सियासी गुत्थी उलझी हुई है, जिसे अखिलेश यादव भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट्स के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीटों को छोड़ना नहीं चाहती और उन सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में एसपी परंपरागत सीटों पर खुद लड़ेगी। गठबंधन साथी को सिर्फ शहरी सीट दी जाएगी। शहरी सीट पर समाजवादी पार्टी कमजोर है। 17 से 18 सीटें जहां एसपी कभी नहीं जीती। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारों पर भी अंदर खाने चर्चा कर रही है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि शहरी इलाकों में गठबंधन से जुड़े हुए दूसरे दल उतारे जाएं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिन सीटों पर अब तक उनको जीत हासिल नहीं हुई, उन 17 से 18 सीटों पर गठबंधन के दूसरे प्रत्याशी उतरें, क्योंकि समाजवादी पार्टी शहरी इलाकों में कमजोर दिखाई देती है। यानी बीजेपी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव उन सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है जहां उन्हें लगता है कि मुकाबला एक तरफा नहीं होगा और जिन सीटों पर उन्हें हार का डर सता रहा है वो सीटें गठबंधन साथियों को चेपने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब गठबंधन पे बात होगी, सीट शेयरिंग पे बात होगी, तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी हमेशा से गठबंधन का धर्म निभाती है और गठबंधन का धर्म अगर कोई निभाना जानता है बड़े दिल से तो सिर्फ समाजवादी पार्टी जानती है और इससे ज्यादा कोई दल इस देश में नहीं जानता है। मतलब साफ है, कांग्रेस के अंदर खाने चल रही लड़ाई में समाजवादी पार्टी घाटे का सौदा नहीं करना चाहती है ताकि कहने को सीट बंटवारा भी हो जाए और कमजोर सीट गठबंधन की झोली में डाल दें। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव में उलझी कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में नई चुनौती परोसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात एक अच्छी खबर की, बेहतर कानून व्यवस्था और निवेशकों के लिए औद्योगिक नीति के चलते देश के तमाम राज्य के इन्वेस्टर अब उत्तर प्रदेश का रुख करने लगे। हाल ही में हरियाणा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में लगाने की बात कही, जिसके बाद अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होगी, जिससे यूपी में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इस इन्वेस्टमेंट से फायदा ये होगा कि यूपी के 25,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इतना ही नहीं, यूपी में सालाना 5,000 करोड़ के निर्यात में बढ़ोतरी भी हो जाएगी और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जमीन उपलब्ध करवाने और तमाम सुविधाएं देने के निर्देश दे चुके हैं। अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। निवेशकों को और क्या चाहिए? बेहतर माहौल,
सुरक्षा की गारंटी और बड़ा बाजार जो किसी राज्य के पास है तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री को भरोसा जीरो टॉलरेंस की नीति पर है, बेहतर कानून व्यवस्था पर है और उन निवेशकों को सुरक्षा मुहैया कराने पर है जो उत्तर प्रदेश निवेश के लिए आते हैं। और अब यही योगी मॉडल हरियाणा के निवेशकों को लुभाने लगा है। हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पहले चरण में 50 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं लगभग 5,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात में वृद्धि भी होगी। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बेहतर माहौल की वजह से ही उत्तर प्रदेश में अब हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होने जा रही है। दरअसल हरियाणा के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में उनको बेहतर माहौल मिलेगा और जमीन भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी उद्योगों के लिए। यही वो वजह है कि हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। सीएम योगी ने हरियाणा टेक्सटाइल एसोसिएशन को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और जल्द जमीन उपलब्ध करवाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। दरअसल सीएम योगी का फोकस यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को लाने पर है, जिसकी सुरक्षा की भी बात वो कई बार दोहरा चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश के अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है। वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सब के सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं और वक्त वक्त पर इन्वेस्टमेंट और युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। तभी तो पीएम मोदी भी सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है, वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जहां कानून का राज है, वहीं निवेश का बाजार है और इस मामले में उत्तर प्रदेश पूरी तरह सामर्थ्य है। देशी नहीं विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने लगे हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण नोएडा का इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी आयोजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कनाडा के लिए खालिस्तान का खेल अब आग साबित होने लगा है। जो कनाडा भारत के एजेंटों पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहा था, वही कनाडा अब खालिस्तानियों की गदर से खौफ में है। और इस बीच मोदी के मिसाइल विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति अब कनाडा को घुटनों पर ला चुकी है। कूटनीति के महारथी की तरह जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर दूसरे कार्यक्रमों में कनाडा को जवाब दे दिया। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट। झुकेगा कनाडा, झुकाने वाला आ गया। ये आज का कनाडा है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आग से खेल रहा है।
ये आज का कनाडा है जो भारत को खालिस्तानी आग में जलाने की साजिश रच रहा है। कनाडा में भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है। ये आज का कनाडा है जहां भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है। हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये कनाडा के वही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को खुदा मानने लगे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तान को हथियार बनाकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खालिस्तान के नाम पर मुट्ठी भर सिरफिरों के चक्कर में ट्रूडो ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी खेत अब पाकिस्तानी साजिश से जुड़ता जा रहा है। खबर तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। अब आप जरा ये देखिए कि कैसे एक आतंकी की हत्या को कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी हथियार बनाने की कोशिश की है। ISI की खालिस्तानी साजिश, कनाडा बना पाकिस्तान। अठारह सितंबर को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।